हेलो एवरीवन। तो हम लोगों का चल रहा है द एस ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर या फिर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2, जिसमें कि हम लोग पिछले लेक्चर में अपने बोर्ड में जितनी भी थ्योरी दी हुई है हाइड्रोजन के बारे में उतना हमने देखा था। अब जो एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा है उसको हम लोग आज देखते हैं, बिकॉज वो भी इंपॉर्टेंट है ना। तो एनसीईआरटी में एक सेपरेट चैप्टर है हाइड्रोजन, बट अपनी बोर्ड की बुक में एक ही में कर दिया है, और एक ही में करने के कारण उसने कुछ कंटेंट हटा दिया है। कोई नहीं, देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2, ठीक है। और आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं वाटर के बारे में। मतलब पिछली बार हमने हाइड्रोजन देख लिया, डाईहाइड्रोजन देख लिया, उसके यूजेस देख लिए, उसका प्रोसेस देख लिया, बहुत कुछ देखा हमने, रिएक्शंस देख लिए, और सीधा सीधा जो PYQs आए थे उनको भी हमने देख लिया। आज हम लोग पढ़ेंगे वाटर के बारे में। तो आप लोग जानते हो कि वाटर पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। 83% वाटर है, 17% लैंड है ना, ऐसा कुछ है। और 83% वाटर में से जो पूरा वाटर है उसमें से 97% वाटर ओशन में है। और जो रिवर आप नदी बोलते हैं ना, बोलते हैं ये नदी कितनी बड़ी है, तो अगर मैं आपको बताऊं तो नदी में सिर्फ 0.0001% वाटर है। देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है रिवर में सिर्फ 0.0001% वाटर है, और वहीं ओशन में 97.33% वाटर है। बताओ, ये ओशन का वाटर है, लिखना नहीं है, ये सब फालतू बातें। और रिवर में इतना वाटर है। तो ओशन का जो वाटर है वो सलाइन है, उसको हम लोग पी नहीं सकते। तो हमारे पीने का जो पानी है वो रिवर में ही भरा है, रिवर में, लेक्स में, है ना, वाटर वेपर्स में, ये सब, यहाँ ग्राउंड वाटर, ये सारे हमारे लिए सुइटेबल वाटर है जिनको हम पी सकते हैं। बट ओशन में जो वाटर है वो मैक्सिमम कैसे है, सॉल्टी है, सलाइन है, तो उनको हम लोग नहीं पी सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रिंक देम। तो इसकी वजह से हर साल ऐसा चलते रहता है, फिल्ट्रेशन हम लोग करते हैं ओशन के वाटर का। और अभी कुछ ऐसा तरीका ढूंढा जा रहा है जिससे ओशन के वाटर को हम लोग पूरा का पूरा फिल्टर कर सके, ताकि वो हमारे काम में आ सके, तो पानी की कभी कमी नहीं होगी। फिलहाल इतना बताना था बस कि वाटर जो है वो हर एक के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन बॉडी में भी 70 to 65% वाटर होता है ना, 65 to 70%। ब्लड प्लाज्मा में भी 90% वाटर होता है, सेल में भी वाटर होता है। तो इतने सारा वाटर कंटेंट रहता है, तो वाटर के बारे में तो स्टडी करना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, फिर इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो मोस्टली आपने कई सारी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी होंगी वाटर की। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी, इट इज़ कलरलेस, टेस्टलेस एंड ओडरलेस। बचपन से जानते हैं हम लोग, है ना। ओडरलेस, ओडरलेस मतलब इसमें कोई स्मेल नहीं है, कोई खुशबू नहीं आएगी, आप पानी को सूंघोगे तो। इसमें कोई टेस्ट नहीं है, पीने में कोई टेस्ट नहीं आता है, फिर भी अच्छा लगता है ना। प्योर वाटर, प्योर वाटर ना, प्योर वाटर लिख लो यहाँ पे, वरना फिर मतलब शरबत बना के नहीं, ये भी तो पानी है, मीठा क्यों लग रहा है मुझे, अरे भाई प्योर वाटर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कलरलेस भी होता है, पानी का रंग कैसा पता नहीं ठीक है। अब उसको कोई कलर दे दो अगर ट्रांसपेरेंट वगैरह तो बात अलग है, बट वो कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता है। और जिसका कोई कलर नहीं होता उसमें कोई भी कलर डालो वो वही कलर का बन जाता है। तो आप उसमें पिंक डाल दो पिंक बन जाएगा, येलो डाल दो येलो बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पर वो बॉयल होने लगता है और मेल्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। द डेंसिटी ऑफ वाटर, द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1। मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की कितनी हो सकती है, एक हो सकती है 1 ग्राम पर लीटर, पर मिलीलीटर, ठीक है। द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर मिलीलीटर। और ये कब होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि हम लोग जानते हैं वाटर का एनॉमलस बिहेवियर, 4 डिग्री के नीचे आने के बाद वाटर क्या करता है, एक्सपांड करता है। तो एनॉमलस बिहेवियर का ग्राफ भी आपने लास्ट ईयर देखा था, उसमें आपने देखा था कि 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी जो होती है वो सबसे हाई हो जाती है, 1 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। तो ये एनॉमलस बिहेवियर की वजह से आया है। चौथी चीज़ देखते हैं, अगर हम लोग वाटर की बात करें तो वाटर का जो बॉन्ड एंगल होता है, द बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर इज, कितना बॉन्ड एंगल इसका होता है, 104 डिग्री 5 मिनट, ठीक है। एक बार मैं कंफर्म कर लूँ, यस 104 डिग्री 5 मिनट होता है। मतलब ये हमारे पास O है, ये हमारे पास H है, ये हमारे पास H है, तो इनके बीच में जो एंगल होता है वो होता है 104 डिग्री 5 मिनट। और जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 95 पिकोमीटर, ठीक है। यस 95.7 पिकोमीटर होता है इसका बॉन्ड एंगल। एंड
बॉन्ड एंगल, ये सब आपको याद रखना है, सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा। द बॉन्ड एंगल ऑफ H2O इज डैश, तो वहाँ पे आपको ये सब याद रखना पड़ेगा कि 95 होता है, ठीक है, 95.7 पिकोमीटर। अच्छा, इसका शेप कैसा होता है? शेप मैंने बताया था, ये वी शेप्ड होता है ना, वी शेप्ड होता है। और अगर इसका हम हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहे तो वो भी निकाल सकते हो, हाफ इंटू, तो ये हो गया इसका शेप। अगर ज्योमेट्री निकालनी है तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालो। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है वाटर का? ऑक्सीजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2 6, तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 मोनोवैलेंट एटम, तो 8/2 आ गया, मतलब ये 4 आया। तो 4 कैसे उठाओगे? spp, मतलब ये हो गया sp3, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इट हैज़ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी लिख लो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, ये सब आपको बाद में पता चल जाएगा जब आपको मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, वहाँ पे आपको डाइलेक्ट्रिक का मतलब समझ में आ जाएगा। फिलहाल लिख लो इट हैज़ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हमेशा याद रखना इसको। अच्छा, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2O। वाटर के आइसोटोप्स भी होते हैं ना, ट्रिटियम की बात मत करो, वो तो रेडियो एक्टिव होता है, बट एक स्टेबल आइसोटोप भी होता है, ड्यूट्रियम, है ना। तो एक वाटर तो H2O होता है, बट एक और वाटर होता है D2O, तो इसके बारे में भी हमें आज स्टडी करनी है, ठीक है। पहले इतनी बात ही आपको समझ में आई। क्या क्या बातें हैं? सबसे पहला, कलरलेस है, टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री, मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की इतनी, ऐसे डिग्री ऐसे टेम्परेचर पर, इसका बॉन्ड एंगल 104 डिग्री 5 मिनट, और जो बॉन्ड लेंथ है, और जो इसका बॉन्ड लेंथ है वो है 95.7 पिकोमीटर। और स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, शेप इसका ये है, ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन इसका ये है, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई रहता है, ठीक है। अभी तो आपको याद रहेगा, बट थोड़ी देर बाद भूल जाओगे, तो रिवाइज करते रहना इसको। ये हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलो केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज, बट उससे पहले हम लोग देखते आइस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। अच्छा, आप लोगों ने सुना है कि जो बर्फ है वो पानी पे तैरती है, सुना रहेगा ना, और आपसे बताया भी जाता है क्योंकि बर्फ की डेंसिटी जो होती है वो कम होती है पानी से, इसीलिए वो तैरते रहता है ना। बट ये असली रीज़न नहीं है, असली रीज़न आज आपको मैं बताता हूँ। देखो, जो स्ट्रक्चर होता है ना आइस का, मैं आपको साइड में दिखा देता हूँ, बिकॉज मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इतना हार्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाऊँ। तो देखो, स्ट्रक्चर जो होता है ना आइस का, वो होता है केज लाइक। केज मतलब समझते हो? जाल की तरह, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है केज लाइक। अब केज आप लोग समझ सकते हो, जैसे जिसमें जानवरों को कैद करके रखते हैं, वैसा, ठीक है, जाल की तरह। तो वैसे स्ट्रक्चर के कारण ये फ्लोट करता है वाटर पे, ये वाटर है, ठीक है। बट जो आइस है, आइस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? केज लाइक होता है। तो केज रहने के कारण उसके आजू बाजू पूरी सराउंडिंग हो जाती है, जिसके कारण वो अंदर नहीं जाता। जैसे हम लोग बात करें, अगर आप एक मटके को डुबा दो तो वो अंदर नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसके अंदर पानी नहीं जाता। अगर आप उसको उसमें पानी डाल दो, पूरा पानी डाल दो, तो वो अंदर चला जाएगा। आप एक बॉटल लो, बॉटल में पूरा पानी भरो और डाल दो, बाल्टी में ही डाल दो, अंदर चला जाएगा बॉटल, ठीक है। बट उसको खाली छोड़ दो तो वो तैरेगा। तो इसका भी जो होता है ना आइस का, उसका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है, केज लाइक। तो अंदर से खाली रहता है, इसके वजह से ये डूबता नहीं है। खैर, डेंसिटी का भी जवाब सही है, बट ये होता है केमिस्ट्री में अपने तरीके का जवाब, ठीक है। चलिए, इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। चलिए, सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। सबसे पहले बात करते हैं वाटर के एम्फोटेरिक नेचर की। ठीक है। अच्छा, वाटर का एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक मतलब क्या होता है? एम्फोटेरिक मतलब एबिलिटी टू रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस। ठीक है, मतलब एक एसिड की भी तरह और एक बेस की भी तरह अगर किसी से रिएक्ट कर सको तो उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर। नहीं समझा? देखो, किसी एसिड से आप रिएक्ट करो या किसी बेस से आप रिएक्ट करो, ये बात अलग है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? एम्फोटेरिक एक्चुअली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। देखो, एबिलिटी टू रिएक्ट एज एन एसिड एज वेल एज बेस।
मतलब एक बेस की भी तरह दूसरे से रिएक्ट करो प्लस एक एसिड की भी तरह दूसरे से अगर रिएक्ट कर सको तो उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर। और ये एम्फोटेरिक नेचर वाटर के पास है। जैसे मैं अगर H2O को रिएक्ट कराऊं अमोनिया से, अमोनिया बोले तो NH3, तो ये फॉर्मेशन करता है NH4 प्लस OH माइनस। तो OH माइनस क्या है? OH माइनस एक बेसिक प्रॉपर्टी है ना। OH माइनस कौन रिलीज करता है? बेस रिलीज करता है ना। वाटर ने अमोनिया से रिएक्ट किया, बना NH4 प्लस और OH माइनस। ठीक है, मतलब इसने OH माइनस को लूज किया। OH माइनस को लूज किया, इसका मतलब ये अपना बेसिक नेचर दिखा रहा है। वहीं अगर हम रिएक्ट कराएं H2O को H2S के साथ, H2O को H2S के साथ, तो हमें मिलता है H3O प्लस SO2। ठीक है, वहीं अगर हम लोग रिएक्ट कराएं H2O को H2S के साथ, तो हमें मिलता है H3O प्लस HS माइनस। तो यहाँ पे तो H प्लस आयन रिलीज हुआ है, मतलब ये एक एसिड की प्रॉपर्टी है और ये तो एक बेस की प्रॉपर्टी है। तो वाटर अपना दोनों तरीके से बिहेव कर सकता है, दोनों तरीके से रिएक्ट कर सकता है, एक एसिड की भी तरह और एक बेस की भी तरह। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, वाटर को हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं, एम्फोटेरिक नेचर होता है इसका। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शंस अच्छे से लिख लो। रिएक्शंस देखो आपको याद करने पड़ेंगे, मतलब कौन कौन सा रिएक्शन कहाँ पे था ये आपको याद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि H2O NH3 बनता है NH4 प्लस और OH माइनस, ये नहीं रटना है। ये प्रैक्टिस के साथ खुद ब खुद आपको आ जाएगा। जैसे देखो संधि विच्छेद करते थे आप लोग, तो उसमें कोई ट्रिक नहीं थी कि ये शब्द का संधि विच्छेद यही होगा, बट हमें आ जाता था। कैसे? प्रैक्टिस से। वही चीज़ यहाँ पर भी, रिएक्शंस भी आपको रटने नहीं है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपको ये चीज़ आते जाएगी। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा टेक्स्ट बुक में ऐसा बना है। हाँ, बोर्ड वाले इसको नहीं देखेंगे तो चलेगा, ये सिर्फ NCERT से लिया गया, तो बोर्ड वाले स्किप कर दें, चलेगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम पे है। अब ये आयोनिक भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, बताएंगे आपको, देखेंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन दोनों तरफ से बराबर है। जितनी तेजी से रिएक्शन यहाँ से हो रहा है उतनी तेजी से रिएक्शन वहां से हो रहा है। स्पीड जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, वो दोनों साइड से बराबर है। इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम, और उसको हम लोग ऐसा दिखाते हैं। फिर ऐसे दिखाने का क्या मतलब है? ऐसे दिखाने का ये मतलब है कि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। एक बार रिएक्शन यहाँ से यहाँ बन गया, वहीं पे बात खत्म हो जाएगी। बट ऐसा दिखाने का क्या मतलब है? ऐसा दिखाने का ये मतलब है कि इसको रिएक्ट करके हमने ये बनाया, अब ये दोनों रिएक्ट करके दोबारा ये बना रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको ऐसा दिखाते हैं। और इसका मतलब है सिर्फ सामने की तरफ रिएक्शन हुआ, बाकी यहाँ से सब खत्म और वहाँ पे सब कुछ बन गया। ठीक है, इसको मैं डीप में बताऊंगा आपको केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ाते समय, दूर नहीं है वो। चलो रफ करते हैं और अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। चलिए, सो केमिकल प्रॉपर्टीज में देखते हैं। आप लोग जानते हो वाटर न्यूट्रल है और वाटर का pH होता है 7, है ना। 7 के नीचे वाला एसिड, 7 के ऊपर वाला बेस। वाटर का pH होता है 7। ठीक है, अच्छा, H2O जो है वो अक्सर आसानी से चेंज हो जाता है अपने आयंस H प्लस और OH माइनस में, और इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 10⁻⁻7 मोलर। 10⁻⁻7 मोलर इनकी होती है कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब आयोनिक इक्विलिब्रियम जब आप पढ़ लोगे तो वहाँ पे आपको KW वगैरह बताया जाएगा, बट अभी हम लोग उसको नहीं देखेंगे। एक्चुअली NCERT में बता चुका है वो आयोनिक इक्विलिब्रियम, इसलिए आपको ये बता रहा है वो, बट हम लोग उसको नहीं देखेंगे। ठीक है, फिलहाल आप लोग इतना समझ लो कि H2O आराम से डिसोसिएट हो जाता है अपने आयंस में। कौन कौन से आयंस में? H प्लस और OH माइनस आयंस में, और साथ ही में जो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो होता है 10⁻⁻7 मोलर। दोनों का कैसे वही हो गया? अरे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन वहाँ वही यहाँ, वही यहाँ। सपोज स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 1 होता, तो कॉन्सेंट्रेशन आधी हो जाती, फिर तो कॉन्सेंट्रेशन होती 10⁻⁻7/2। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन होती, बट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगी। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा बहुत याद है पुरानी बातें। अच्छा, देखते हैं इसका केमिकल रिएक्शन विथ मेटल्स। किसका? वाटर का केमिकल रिएक्शन विथ मेटल्स। ठीक है, सो मेटल्स के साथ रिएक्ट होने पे देखो क्या होता है। इट कौन? वाटर। इट रिएक्ट्स विथ एक्टिव मेटल्स एंड इवॉल्व्स हाइड्रोजन। ठीक है, जनरली it releases heat or it is an exothermic process
इन रिएक्शन विथ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलीन अर्ध मेटल्स। ठीक है, आप अल्कली मेटल से रिएक्ट कराओ या फिर अल्कलीन अर्ध मेटल से रिएक्ट कराओ, दोनों के ही केस में ये हीट रिलीज करेगा और हाइड्रोजन को इवॉल्व करेगा रिएक्ट होने के बाद। ठीक है, एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स क्या है भाई, देखना पड़ेगा। हाँ, एग्जांपल कोई भी ले लो यार। सोडियम ले लो, Na+H2O, बताओ क्या बनेगा। सबसे पहली बात, जब भी ये मेटल से रिएक्ट करेगा तो H2 तो इवॉल्व करेगा ही। चलो H2 इवॉल्व हो गया, तो कोई भी कंपाउंड आपको यहाँ से दिख रहा है जो हमारी जान पहचान वाला है। हाँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यस, NaOH+H2, और हीट रिलीज होगी, बन गया। अच्छा, कैल्शियम +H2O, अल्कलीन अर्ध मेटल। पहली बात तो हाइड्रोजन इवॉल्व होगा, करा दो पहले ही। यहाँ पे क्या होगा, जान पहचान में कोई प्रोडक्ट जो आपको मालूम हो। यस, मालूम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही कई सारे रिएक्शंस आप लोग कर सकते हो। पोटेशियम के साथ कर दो तो वहाँ पे बनेगा KOH+H2। ठीक है, किसी भी साथ आप लोग कर सकते हो। मैग्नीशियम के साथ कर दो तो बनेगा MgOH2+H2। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस आपको कराने हैं मेटल्स के साथ वाटर के। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, दैट इज रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स। ओके, अब देखते हैं हम लोग रिएक्शंस विथ नॉन मेटल्स। नंबरिंग आप लोग कर लेना। देखो, नॉन मेटल्स के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं ना, जैसे हम लोग कोई हैलोजन ले लें, तो ये लोग डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करेंगे। मतलब हैलोजन आप लोग जानते हो फ्री स्टेट में नहीं, Cl+H2O ऐसा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। हैलोजन्स जो होंगे वो ऑलरेडी कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे। मतलब जैसे Cl है तो वो Cl में नहीं, Cl2 के फॉर्म में आपको मिलेगा। तो जब Cl2H2O रिएक्ट करेंगे, या फिर यहाँ पे कोई भी एक हाइड्रोजन है, लेट से वो X और X है, फ्लोरीन फ्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन ब्रोमीन, ऐसा कोई भी एक हाइड्रोजन है और वो रिएक्ट कर रहा है H2O से, तो वो बनाएगा HOX+HX। ये जनरल फॉर्म है, HOX+HX ऐसा प्रोडक्ट वो बनाएगा। कैसे, देखो, रिएक्शंस विद नॉन मेटल्स, क्लोरीन डिकम्पोजेज वाटर फॉर्मिंग HCl एंड HOCl। ठीक है, जैसे क्लोरीन का एग्जांपल ले लो, ये Cl कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। इसके साथ जब यहाँ पे वाटर आ जाएगा तो वाटर क्या करेगा, पहले इसके साथ कंबाइन होगा तो ये बन जाएगा HCl, बाकी बचा हुआ जो प्रोडक्ट होगा वो इससे कंबाइन होगा तो क्या बन जाएगा, HOCl। तो जनरल केस ये है। अब आपको कोई भी क्वेश्चन आपको दे दे कोई, जैसे मैं आपको बोल दूं चलो Br2+H2O का प्रोडक्ट बनाओ, तो आप बनाओ थोड़ा, देखो आता है क्या। यस, जनरल केस आपको मालूम है, तो इसका आंसर आ जाएगा HOBr+HBr। और एक क्वेश्चन ले लो F2+H2O, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा HOF+HF। दैट्स इट। ठीक है, तो नॉन मेटल से रिएक्ट करते समय इन लोग ऑलरेडी अपना एग्जिस्ट ऐसा नहीं करते नॉर्मली, मतलब Cl के साथ नहीं, ये Cl और Cl दोनों कंबाइंड होकर एग्जिस्ट करते। तो Cl2 को H2O से रिएक्ट कराओ, या किसी भी हाइड्रोजन को, या फिर इसको मैं ऐसा लिख दूं, किसी भी हाइड्रोजन को आप अगर वाटर से रिएक्ट कराओगे तो प्रोडक्ट यही बनेगा। कभी कभी नीट में पूछ लेता है ऐसा हल्का क्वेश्चन कि सपोज यहाँ पे ब्रोमीन है या फ्लोरीन है और उसको हमने H2O से रिएक्ट कराया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब जो लोग थ्योरी नहीं पढ़े रहते, तो लोग सोचते रह जाते क्या बनेगा। ठीक है, बट आपने जनरल केस पढ़ लिया, 2-3 एग्जाम्पल भी कर लिए, तो अब आपको समझ में आ गया होगा क्या बनेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, रिएक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ कैसा रिएक्शन होता है। मेटेलिक ऑक्साइड मतलब जैसे Na2O, CaO, ये सब मेटेलिक ऑक्साइड्स है। इनके साथ जब आप H2O को रिएक्ट कराओगे तो क्या मिलने वाला है आप। ठीक है, तो नॉर्मली आप इनको रिएक्ट कराओगे तो ये बेस बना देंगे। ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ जब आप वाटर को रिएक्ट कराओगे तो ये क्या बना देंगे, बेस बना देंगे। Na2O H2O को रिएक्ट कराओगे क्या बन जाएगा, NaOH। CaO+H2O को रिएक्ट कराओगे क्या बन जाएगा, CaOH होल ट्वाइस। दैट्स इट। आप MgO और H2O को रिएक्ट करा दो, क्या बन जाएगा, MgOH होल ट्वाइस, है ना। होल ट्वाइस क्यों, क्योंकि Mg के ऊपर 2+ चार्ज रहेगा, कैल्शियम के ऊपर 2+ चार्ज रहेगा। इसके ऊपर क्यों नहीं आया, क्योंकि सोडियम में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो यहाँ पे ऑलरेडी +1 का चार्ज है, बट कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहते हैं, सोडियम को 1, कैल्शियम को 2 चाहिए रहते हैं। और फिर कैल्शियम, सोडियम 1 लूज करता है, कैल्शियम 2 लूज करता है, क्योंकि कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 288 और यहाँ पे 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसलिए इसके ऊपर आता है चार्ज +2 का। और जब ये कंबाइन होता है तो ये +2 यहाँ आ जाता है। ये रिएक्शन समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, ये +2 यहाँ आ जाता है। वैसे मैग्नीशियम का भी है, +2 इसके ऊपर चार्ज रहता है, क्योंकि ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो अल्कलीन अर्ध मेटल का ही ना, तो इलेक्ट्रॉन 2 ही लूज करेगा। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है, तो Mg2+ का चार्ज आता है और वो 2 यहाँ आ जाता है जब ये किसी से कंबाइन हो जाता है। ठीक है, सो लाइक दैट, समझ में आया ये। तो मेटेलिक ऑक्साइड के साथ ये लोग जब भी रिएक्ट करेंगे तो बेसेस बनाते हैं लोग। ठीक है, ठीक है। सो अब देखते हैं हम लोग रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ जब इन लोग रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, देखो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स मतलब CO2, SO2, Na2O5। ठीक, इनके साथ अगर आप वाटर को रिएक्ट करा दो, H2O को, ठीक, N2O5, सॉरी मैं बोलूँ सोडियम कहाँ से आ गया, N2O5। अगर इनके साथ आप वाटर को रिएक्ट कराओगे तो ये लोग एसिड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एसिड्स। और ये क्या है, बेस। कार्बन क्या होता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बेस होता है ना, कौन बोला, अरे मैं बोल रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड बेस होता है। ठीक है, इसको जब आप लोग रिएक्ट कराओगे वाटर के साथ तो ये लोग क्या बनाएंगे, एसिड्स बनाएंगे। अब बनाते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सल्फर का, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। अब ऑक्सीडेशन नंबर याद करना पड़ेगा। ठीक है, देखो H2O को CO2 से रिएक्ट कराओगे तो आपके दिमाग में कौन कौन से प्रोडक्ट आ रहे हैं, दिमाग पे जोर डालो। ठीक है, सो आपके माइंड में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आए, लेट मी थिंक। आपके मन में आया होगा HCO3, कहीं पे देखा होगा आपने। तो देखते हैं क्या ये प्रोडक्ट सही बना है हम लोगों ने। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। कार्बन का यहाँ पे निकाल लो, X-4 = 0, 2 ऑक्सीजन तो -2, एक ऑक्सीजन का -2, 2 ऑक्सीजन का -4, तो X आ जाएगा +4। यहाँ पे कार्बन का निकालो, X -6 + 1 = 0, तो यार है 5, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गया, तो मतलब ये प्रोडक्ट गलत है। अच्छा, एक ऑक्सीडेशन नंबर की कमी, अगर मैं यहाँ पे H2 लगा दूँ तो सही हो जाएगा ये। तो निकालते हैं फिर, X -6 + 2 = 0, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल का हमेशा +1 रहता है। ठीक, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +4, यहाँ पे कितना था, +4, मतलब ये प्रोडक्ट सही है। ठीक है, तो अगला रिएक्शन देखते हैं, SO2 + H2O। इससे 2 पॉसिबिलिटीज है, या तो बन जाए H2SO4 या तो बन जाए H2SO3, बट यहाँ पे H2SO3 बनेगा। क्यों, क्योंकि 3 ही ऑक्सीजन है ना, यहाँ पे 4 कैसे कर दोगे, यहाँ पे चलो 4 कर भी दिया तो बैलेंस करना पड़ेगा ना, फिलहाल H2SO3 ही बनेगा। यहाँ पे कंफर्म कैसे करें, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के। यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है X - 4 = 0, X = +4। यहाँ पे सल्फर का आ रहा है X - 6 + 2 = 0, मतलब यहाँ पे भी आ रहा है +4 का, मतलब हमने सही बनाया है। ठीक है, SO3 + H2O, अब की बार क्या आएगा, यस अब की बार आ जाएगा आपका वही फेवरेट प्रोडक्ट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। निकालो एक बार ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे आएगा +6 का, और यहाँ पे निकालो X - 8 + 2 = 0, तो यहाँ पे भी आ जाएगा +6 का। ठीक है, मतलब हमने प्रोडक्ट सही बनाया है, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं चेंज होना चाहिए इसमें। ठीक है, एक और निकालते हैं, N2O5 + H2O, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 HNO3। ठीक, ये आ जाएगा 2X - 10 = 0, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +5 का, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +1 = 0 +5 का। तो ये आपको थोड़े बहुत प्रोडक्ट याद रखने होंगे कि वाटर इससे रिएक्ट होता है तो ये बनता है, इससे रिएक्ट होता है तो ये बनता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा, रिएक्शन देख के बता दोगे इसमें क्या होने वाला है। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब हम लोग सीखते हैं हैवी वाटर के बारे में। हैवी ड्राइवर नहीं रे, हैवी वाटर। हैवी वाटर क्या होता है, पहला था वाटर, फिर आता है हैवी वाटर। हैवी वाटर मतलब D2O, मतलब H2O था, हाइड्रोजन भी स्टेबल है, इसको प्रोटियम भी बोलते हैं।
ड्यूट्रियम भी स्टेबल है, तो ये भी तो बना सकता है अपना ऑक्साइड, है ना, ऑक्सीजन के साथ ये भी तो रिएक्ट कर सकता है, तो ये भी रिएक्ट करता है और बनाता है D2O, जिसको हम बोलते हैं हैवी वाटर। ठीक है, सो ये हैवी वाटर होता कैसा है, इसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो वाटर के ही सिमिलर है, बस उससे सारी चीजें ज्यादा हैं। ठीक है, ऑल द प्रॉपर्टीज आर नियरली लिखना चाहिए मुझे, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज कम है, जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें तो इसका वाटर से कम ही होता है। ठीक है, नियरली ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज D2O is greater than higher than H2O। चाहे मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लो, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लो, डेंसिटी की बात कर लो, किसी की भी बात कर लो, सारी प्रॉपर्टीज D2O की H2O से ज्यादा रहने वाली है। इसको बोलते हैं हम लोग हैवी वाटर। ठीक है, अब ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब इसमें भी केमिकल प्रॉपर्टीज आएंगी, मतलब रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद नॉन मेटल, रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड, रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो इनको भी हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले आपको बेसिक समझ में आया, हैवी वाटर किसको बोलते हैं, D2O को, वाटर किसको बोलते हैं, H2O को। इसकी सारी प्रॉपर्टीज वाटर से ज्यादा होती है जनरली, नियरली। ठीक है, 90% प्रॉपर्टीज ज्यादा होती है, बट कुछ प्रॉपर्टीज कम होती है, जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो इसका वाटर से कम होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसका केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं रिएक्शंस ऑफ हैवी वाटर विथ मेटल्स। मेटल्स के साथ रिएक्ट करने पे इसका क्या हाल होता है। ठीक है, हाल तो कुछ नहीं होगा, मतलब जो चीज़ आपने वाटर के साथ की थी सेम चीज़ इसके भी साथ होगी। अगर मैं Na के साथ रिएक्ट कराऊँ D2O को, तो ये इवॉल्व करेगा सबसे पहले D2 और बनाएगा NaOD। ठीक है, इवॉल्व करेगा D2 और बनाएगा NaOD। वाटर में भी तो सेम ही हो रहा था, जब Na को हमने रिएक्ट कराया H2O से तो उसने बनाया NaOH और इवॉल्व किया H2। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है, और सेम टू सेम स्टेटमेंट यहाँ पे कॉपी कर लेना। ठीक है, जो स्टेटमेंट हमने वहां पे लिखी थी H2 के बारे में, सेम स्टेटमेंट यहाँ पे कॉपी कर लेना रिएक्शंस विद मेटल्स में। अच्छा, Ca प्लस D2O क्या होगा, सेम होगा भाई, CaOD होल ट्वाइस प्लस D2। ठीक है, अच्छा रिएक्शंस विद मेटेलिक ऑक्साइड क्या होगा। अच्छा, अब धीरे धीरे आप लोग रिएक्शंस के भी बारे में सीख जाओगे, मतलब रिएक्शन के बारे में आप उतना डीप में नहीं जानते रहोगे ना आज तक कि 2 कैसे आ जाता है, 3 कैसे आ जाता है, बट धीरे धीरे आप इस चैप्टर में वो भी सीख जाओगे, बहुत धीरे धीरे। ठीक है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको सब कुछ आने लगा। सेम वही होगा जो उसमें होता था, जैसे Na2O है, इसको मैं रिएक्ट कराऊं D2O के साथ, जब और CaO है, इसको मैं रिएक्ट कराऊं D2O के साथ, और MgO है जिसको मैं रिएक्ट कराऊं D2O के साथ, तो क्या बनेगा। अच्छा, सबसे पहले आपके मन में हो सकता है ये डाउट आया हो कि इसको Na2O लिखेंगे, इसको CaO लिखेंगे, ये कैसे, यहाँ पे 2 क्यों नहीं, यहाँ पे 2 क्यों, जबकि सोडियम तो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है। नहीं, ध्यान से समझो, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, बट ऑक्सीजन कितने गेन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ना, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है ऑक्सीजन, तब वो स्टेबल होता है। तो सोडियम 1 ही लूज कर रहा है, ऑक्सीजन 2 गेन कर रहा है, तो यहाँ पे जो बैलेंस चार्ज आया वो कितना आया, 2 का आया ना, 2 1 जा, तो यहाँ पे ये बैलेंस आया 2 का। बट अगर हम कैल्शियम और ऑक्सीजन की बात करें तो कैल्शियम कितना लूज करता है, 2, ऑक्सीजन कितना गेन करता है, 2, तो मामला बराबर, इसीलिए यहाँ पे होता है CaO। मैग्नीशियम की बात करो, मैग्नीशियम कितना लूज करता है, 2, ऑक्सीजन कितना गेन करता है, 2, इसलिए बैलेंस है। समझ रहे हो, जैसे हम NH3 की बात करें, इसको NH3 क्यों लिखते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन कितना गेन करता है, 3, हाइड्रोजन कितना लूज करता है, 1, नाइट्रोजन कितना चाहता है, 3, 5 होता है ना उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 चाहिए उसे स्टेबल होने के लिए, बट हाइड्रोजन तो 1 ही लूज करता है, तो इसीलिए इसको लिखते हैं NH3। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लो, वहां पे भी सेम है ना, कार्बन कितने लूज कर सकते हैं, उसके बाद मतलब 4 इलेक्ट्रॉन देते हैं, खैर उसको छोड़ो, कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, CaO की बात कर लो, अब यहाँ पे कैल्शियम कितना लूज करता है, 2, ऑक्सीजन कितना गेन करता है, 2, तो मामला यहाँ पे बराबर है, तो CaO लिखते हैं। ठीक है, अब ये जब रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा NaOD, और कौन, और कुछ नहीं। ठीक है, NaOD का फॉर्मेशन होगा, बाकी 2-3 लगा के बैलेंस कर लेना। समझ रहे हो NaOD क्यों बना। ठीक है, अब CaD2O जब फॉर्म होंगे तो यहाँ पे बनेगा CaOD होल ट्वाइस। अब यहाँ पे होल ट्वाइस क्यों लग गया, क्योंकि अब की बार कॉम्बिनेशन अलग हो गया, जब इन लोग डिसएसोसिएट होंगे तो ऐसे डिसएसोसिएट होंगे, Ca2 प्लस OD2 माइनस, ऐसे डिसएसोसिएट होंगे। ठीक है, 2 प्लस का चार्ज आएगा, क्योंकि कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया था इसलिए। वैसे यहाँ पर भी मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो यहाँ पे बनेगा MgOD होल ट्वाइस। समझ रहे हो, धीरे धीरे रिएक्शन को समझते रहो, आराम से आ जाएगा। चलो अब देखते हैं रिएक्शंस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। ओके, तो रिएक्शन विथ
नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ जब ये रिएक्ट होंगे तो क्या होगा, सेम वही होगा जो H2O के साथ हो रहा था। जैसे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है यहाँ पे Na2, नहीं Na2 कहाँ से आ गया, जैसे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है CO2, SO2, SO3, N2O5, ये फेमस एग्जांपल्स है। इसके साथ रिएक्ट कराओ D2O को, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है ड्यूटेरो एसिड्स। क्या बनाता है ये, ड्यूटेरो एसिड्स। ठीक है, रिएक्ट कराओ सबके साथ D2O को, क्या बनाएंगे, ड्यूटेरो एसिड्स। ठीक है, तो वहां पे क्या बनता था, CO2 और D2O को, CO2 और H2O को रिएक्ट कराए थे तो H2CO3 बना था, तो यहाँ पे बनेगा D2CO3। SO2 D2O, SO2 और H2O को रिएक्ट कराए थे तो क्या बना था, HSO3, तो यहाँ पे क्या बनेगा, H2SO3। SO3 D2O को रिएक्ट कराए थे तो क्या बना था, H2SO4, तो यहाँ पे क्या बनेगा, D2SO4, सॉरी D2SO4। ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते रहना, सेम ही आएगा वैसे, कोई टेंशन नहीं है। N2O5 और H2O को रिएक्ट कराए थे तो क्या बना था, HNO3, तो यहाँ पे क्या बनेगा, DNO3। बाकी बैलेंस कर लेना एक दो लगा के। ठीक है, तो ये रिएक्शंस में ऐसा होता है, जब इन लोग रिएक्ट करेंगे तो बनाएंगे ड्यूटेरो एसिड्स। और ये रिएक्शन कैसा होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, मतलब दो लोग मिलेंगे एक ही प्रोडक्ट बनेगा, लाइक दिस। ठीक है, समझ में आया ये वाला। चलो, तो यहाँ पे हमारा हैवी वाटर का भी तो बातें खत्म होती है, हैवी वाटर की। सो अब हम लोग देखने जा रहे हैं सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। ठीक है, काफ़ी फेमस है ये हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। बात करते हैं इनका क्या होता है ये, और इसी में कई सारे हमें प्रोसेसेस भी देखने हैं। चलिए, तो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर का पहले बेसिक डेफिनेशन समझते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो इसको कैसे डिफाइंड किया गया है। जो सॉफ्ट वाटर होता है ना, आप जब भी सॉफ्ट वाटर में साबुन ऐड करोगे तो वहाँ पे झाग बनेगी, देखा होगा आपने, हो सकता है घर पे। बट कभी कभी अगर आप वाटर में साबुन ऐड करो तो सीधा स्कम बन जाता है। स्कम मतलब सीधा पूरा वाइट हो जाता है, वहाँ पे कोई झाग का फॉर्मेशन नहीं होता है। मतलब साबुन आप मिक्स करोगे तो वाटर कैसा टर्न हो जाएगा, वाइटिश ना, तो वो जो वाइटिश टर्न हो जाता है वाटर, उसी को हम लोग स्कम बोलते हैं। तो स्कम तो दोनों बनाएंगे, हार्ड वाटर भी सॉफ्ट वाटर भी, बट दोनों में फर्क क्या होगा, जो सॉफ्ट वाटर होगा वो पहले लेदर बनाएगा, लेदर मतलब झाग, पहले वो झाग बनाएगा उसके बाद स्कम बनाएगा। बट जो हार्ड वाटर होगा वो सीधा स्कम बना देगा, यही फर्क होता है दोनों में। ठीक है, कब, जब हम लोग सोप को ऐड करें। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की वजह से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका बेसिक डेफिनेशन लिख देता हूँ। ठीक है, तो सॉफ्ट वाटर मतलब क्या, कि वो लेदर बनाएगा, सीधा झाग बनाएगा और झाग के बाद स्कम बनाएगा। बट जो हार्ड वाटर होता है वो डायरेक्टली स्कम बना देता है, लेदर नहीं बनाता है। ऐसे ही आप लोग अगर कभी रियलाइज़ करे होगे, मतलब रेन वाटर लो आप लोग, बारिश का पानी लो और बारिश के पानी में साबुन डालो, तो साबुन डालने के बाद वो सीधा आपको लेदर बनाएगा, झाग बनाएगा। कोई भी वाटर ले लो, हो सकता है आपके घर का वाटर सॉफ्ट वाटर हो मे बी, और वो सीधा झाग बना दे, तो झाग बना दिया मतलब वो सॉफ्ट वाटर है। बट आप साबुन डाल दिए उसके अंदर, फिर साबुन घुमाया जा रहा है और वो स्कम बनाया जा रहा है। ठीक है, पूरा वाइटिश कर रहा है, झाग बन ही नहीं रहा है, तो मतलब वो हार्ड वाटर है। ठीक है, तो बारिश का पानी सॉफ्ट वाटर होता है और बाकी जो हमारे घरों में आता है वो मेनली हार्ड वाटर होता है। ठीक है, अच्छा, तो हाँ, सोप के साथ ये क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के प्रेसिपिटेट रहते हैं, इनके वजह से वो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे सोप का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C17H35COONA, याद रखना है आपको भी। ठीक है, ये रिएक्ट कर जाता है Ca के साथ, Ca2+ आयंस के साथ, और बना देता है C17H35COONA, COO होल ट्वाइस Ca2++2Na+, ये प्रोडक्ट ये बना देता है। ठीक है, तो सोप ने क्या किया, सोप ने रिएक्ट किया कैल्शियम के साथ, Ca2+ के साथ सोप ने रिएक्ट किया और बना दिया 2Na+ बाहर निकल गया और कैल्शियम यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक, कैल्शियम के आने की वजह से ये कैसा बन गया, ये हार्ड वाटर बन गया। ठीक है, और यहाँ पे मैग्नीशियम भी आ सकता है, सेम रिएक्शन आप लोग लिख सकते हो, कैल्शियम की जगह मैग्नीशियम कर देना, कैल्शियम की जगह मैग्नीशियम कर देना, सेम रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन की वजह से वहाँ पे सॉफ्ट और हार्ड वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, कैल्शियम 2+ Na+ आयन को रिप्लेस कर देता है, Na+ अलग हो जाता है और ये बन जाता है सॉफ्ट वाटर। ठीक है, अच्छा, तो एक होता है, देखो हार्ड वाटर कैसा होता है, एक हो सकता है उसमें टेम्परेरी हार्डनेस, ठीक है, मतलब थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी, और एक हो सकता है परमानेंट हार्डनेस। तो इनको रिमूव कैसे करें, सपोज हमें हार्डनेस को रिमूव करना है,
तो इनको हम लोग कैसे रिमूव करें, तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले हम लोग टेम्परेरी हार्डनेस देखते हैं। इसके लिए हमारे पास दो मेथड है। पहला हम लोग बॉइलिंग कर दें, सीधा हीटिंग कर दें। देखो सॉफ्ट वाटर है क्या, ये क्या करता है, जो कैल्शियम होता है ये इसके साथ रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद ये इसको एक सॉल्यूबल सॉल्ट बना देता है। देखो कैल्शियम जब इसके साथ रिएक्ट किया सोप के साथ, तो ये बन गया सॉल्यूबल सॉल्ट। तो सॉल्यूबल सॉल्ट बनने की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। ठीक है, इनसॉल्युबल सॉल्ट होता तो हार्ड वाटर। सॉल्युबल सॉल्ट है इसलिए ये मिक्स होता है और वहाँ पे आपको लेदर दिखाई देता है, वरना लेदर दिखाई नहीं देता है। तो अब हार्डनेस की बात करें तो एक हो सकती है टेम्परेरी हार्डनेस, एक हो सकती है परमानेंट हार्डनेस। अगर हमें हार्डनेस रिमूव करनी है तो टेम्परेरी हार्डनेस में दो मेथड है। पहला मेथड है बॉइलिंग का, हम लोग सीधा हीटिंग चालू कर दें और हीटिंग की वजह से रिएक्शन चेंज हो जाएगा, मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा और लोग अलग अलग हो जाएंगे और जो सॉल्युबल सॉल्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनसॉल्युबल सॉल्ट में। दूसरा है क्लार्क मेथड। ठीक है, क्लार्क मेथड क्या है, क्लार्क मेथड में हम लोग लाइम वाटर ऐड करते हैं। ठीक है, बताता हूँ अभी। इसमें हम लोग रिएक्शन कराते हैं क्लार्क मेथड में, इसका रिएक्शन आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलो इन दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो अब टेम्परेरी हार्डनेस आती क्यों है, टेम्परेरी हार्डनेस आती है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के कैल्शियम और मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स बोले तो HCO3, MgSCO3 तो बोले तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनके प्रेजेंस की वजह से क्या आती है, टेम्परेरी हार्डनेस आती है। ठीक वैसे ही कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से भी आती है टेम्परेरी हार्डनेस। अगर हमें इसको रिमूव करना है तो पहला होता है बॉइलिंग मेथड, सीधा बॉयल कर दो। बॉयल करने की वजह से क्या होगा, रिएक्शन होगा। सही बात है ना, रिएक्शन तो होगा ही। दूध लो, दूध में चाय की पत्ती डालो, रिएक्शन होता है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी क्या होगा, रिएक्शन होगा। जैसे हमारे पास है MgHCO3, इसको हम लोग थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करें। हीट प्रोवाइड करने के बाद ये बना देगा MgOH होल ट्वाइस प्लस 2CO2। ठीक है, प्लस 2CO2। ठीक है, इसका प्रेसिपिटेट ये बनाएगा और ये हवा में उड़ जाएगा। ठीक है, तो MgSCO3 को आप लोग थोड़ा सा बॉईल करोगे तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको मिल गया है। तो इसकी वजह से क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपको मिल गया है। ठीक है, तो अभी देखो H जो हम लोगों का HCO3 था उसमें से जो कार्बन वाला पार्ट है वो बाहर निकल गया और इसके बाहर निकलने की वजह से आपको क्या मिल जाएगा, सॉफ्ट वाटर मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने हार्डनेस रिमूव की और यहाँ पे हमें मिल गया सॉफ्ट वाटर। ठीक है, अच्छा ऐसे ही कैल्शियम का भी है, कैल्शियम HCO3 होल ट्वाइस। ठीक है, यहाँ पे H2O भी रहेगा, H2O नहीं रहेगा तो सॉफ्ट वाटर बोलेंगे किसको। ठीक है, CaHCO3 होल ट्वाइस, यहाँ पे भी रिएक्शन होगा और ये बनाएगा CaOH होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस 2CO2। फिर से कार्बन वाला पार्ट रिमूव हो गया और इसको जब हमने हीट किया तो बन गया यहाँ पे वाटर। इस वाटर को क्या बोलेंगे, सॉफ्ट वाटर। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन हम लोगों का कंप्लीट होता है। ठीक है, सो बॉइलिंग से हम लोग कैसे रिमूव करेंगे, देखो सपोज हमारे पास है MgHCO3 होल ट्वाइस। सपोज हमने यहाँ पे हीट प्रोवाइड की तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा MgOH होल ट्वाइस प्लस H2O प्लस 2CO2। इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम वाला पार्ट था वो अलग हो गया, कार्बन वाला पार्ट अलग हो गया। तो जो भी वाटर आपको मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा सॉफ्ट वाटर। तो टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करना काफ़ी इजी होता है। सपोज यहाँ पे कैल्शियम ही ले लो, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इस पर आप लोग हीट प्रोवाइड करोगे तो बन जाएगा CaCO3 प्लस H2O प्लस 2CO2। ठीक है, अब बैलेंस करना है कर लो। यहाँ पे 2 कार्बन है, ठीक है 2 कार्बन 6 ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑलरेडी 1 कार्बन आ गया तो यहाँ से 2 हट जाएगा क्योंकि 1 कार्बन यहाँ पे ऑलरेडी आ गया है। ठीक है, तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों वाले रिएक्शन आपको याद रखने हैं क्योंकि आपको पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा रिएक्शन वो वाला रिएक्शन है जिसमें हम लोग टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करते हैं। तो आपको याद रहना चाहिए कौन सा रिएक्शन था। ठीक है, ध्यान में रखो, बस रट्टा मत मारो। अब दूसरा मेथड होता है क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथड में हम लोग क्या करते हैं, क्लार्क मेथड में हम लोग क्या करते हैं, लाइम ऐड करते हैं, चूना ऐड करते हैं। हार्ड वाटर में चूना लगा देते हैं उसको थोड़ा सा, जिसकी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट्स और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकल जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है और वाटर हमें अलग से मिल जाता है। जैसे एग्जांपल ले लो CaHCO3 का, इसमें क्या ऐड करो, चूना लगा दो, इसको CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दो। ठीक है, तो ये बनेगा 2CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और H2O अलग हो जाएगा और बस। ठीक है, ये रिएक्शन हो गया आपका क्लार्क मेथड का। और मैग्नीशियम का भी ऐसा है, मैग्नीशियम HCO3 होल ट्वाइस, ठीक है, प्लस 2CaOH होल ट्वाइस। तो सेम टू सेम 2CaCO3 प्लस मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम भी है, दोनों है आपकी बार। तो यहाँ पे MgOH होल ट्वाइस प्लस H2O। ठीक है, ये रिएक्शन बन जाएगा और ये सब प्रेसिपिटेट होके बाहर निकल जाएंगे। ठीक है,
इनका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा और इन लोग बाहर निकल जाएंगे, फिल्टर हो जाएगा और जो भी वाटर हमें मिलेगा वो होगा सॉफ्ट वाटर। ठीक है, तो ये क्लार्क मेथड है। क्लार्क मेथड में हम लोग क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देते हैं और उसको ऐड करने की वजह से जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन के बाद हमें मिल जाता है हमारा सॉफ्ट वाटर। ठीक है, दोनों मेथड समझ में आया। चलो अब देखते हैं परमानेंट हार्डनेस। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस अब क्यों आ जाती है, पहले उसका हमने देखा, वो हाइड्रोजन कार्बोनेट जब मैग्नीशियम या कैल्शियम के साथ रिएक्ट रहता है, मतलब फॉर्म्ड रहता है उसके साथ, तो वो वाटर के साथ आ जाता है। टेम्परेरी हार्डनेस में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे या तो मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की वजह से आ जाती है। अब परमानेंट हार्डनेस में क्या होगा, परमानेंट हार्डनेस में जो कैल्शियम या मैग्नीशियम होगा वो प्रेजेंट रहेगा इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड्स या फिर सल्फेट्स। क्लोराइड्स मतलब Cl में, है ना, सल्फेट्स मतलब SO4 में, जैसे MgSO4 और MgCl2 ये भी है ना। हाँ, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग लिखने को NaCl लिखते हैं और यहाँ पे हम लोग MgCl2 लिखते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहते हैं, या 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना, चाहिए तो 6 रहते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है, तो एक क्लोरीन तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो 2 क्लोरीन आते हैं इसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने, इसीलिए MgCl2। जैसे भी मैं बता रहा था ना थोड़ी देर पहले, कौन सा एग्जाम्पल था वो, हाँ Na2O, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बट इलेक्ट्रॉन तो एक ही दे सकता है सोडियम, तो 2 सोडियम आते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने, 2 सोडियम आते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने, इसीलिए Na2, और एक ही हो लेता है ना दोनों के इलेक्ट्रॉन, तो Na2O। यहाँ पे NaCl, क्योंकि एक सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, एक Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, बट यहाँ पे MgCl2, क्योंकि मैग्नीशियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए बट उन दोनों इलेक्ट्रॉन को 2 Cl ने लिए, इसलिए MgCl2। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत चीज़ों को समझा करो अच्छे से। चलो, तो परमानेंट हार्डनेस क्यों आती है, चलो मैं कैल्शियम और मैग्नीशियम को M से डिनोट करूंगा। ठीक है, जैसे NCERT में डिनोट किया गया है। तो जैसे यहाँ पे आपको बोला है सबसे पहला कि सोडियम कार्बोनेट से आप उसको ट्रीट कर दो, वॉशिंग सोडा से आप लोग उसको ट्रीट कर दो, उसे ट्रीट करने के बाद वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज मैग्नीशियम प्रेजेंट है MgCl2 के फॉर्म में, जाने दो ये नहीं यूज करूंगा, शॉर्टकट छोड़ो, MgCl2 प्रेजेंट है और यहाँ पे है Na2CO3। ठीक है, तो Na2CO3 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा MgCO3 प्लस 2NaCl, दैट्स इट। ये यहाँ पे बना देगा सॉल्ट और ये कर देगा यहाँ पे अलग। ठीक है, और वाटर अपना हो जाएगा अलग। सपोज यहाँ पे प्रेजेंट है CaSO4 और ये रिएक्ट कर रहा है Na2CO3 के साथ, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा CaSO4 रिएक्ट कर रहा है Na2CO3 के साथ, ध्यान रखना आपकी बार Cl नहीं, आपकी बार SO4 है, तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा MgCO3 का और यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा Na2SO4 का। ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 सोडियम आ गए, तो ये 2 की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया, रिएक्शन से याद रखना सोडियम कार्बोनेट का। दूसरा है कैल्गन्स मेथड। अब इसका रिएक्शन जेई में पूछा था कि कैल्गन्स मेथड का रिएक्शन क्या है, तो रिएक्शन ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये सोडियम कार्बोनेट वाला मेथड ऐड कर लो, मतलब नोट कर लो कि पहला मेथड है कि हम लोग सोडियम कार्बोनेट के साथ उसको रिएक्ट करा दें। अब दूसरा मेथड है कैल्गन्स मेथड, और इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है। सो अब हम लोग देखते हैं कैल्गन्स मेथड। अच्छा, कैल्गन किस साइंटिस्ट का नाम है? अरे साइंटिस्ट का नाम नहीं है भाई, ये कंपाउंड का नाम है। कौन सा कंपाउंड? Na6P6O18। ठीक है, ये कौन सा कंपाउंड है? ये सोडियम हेक्सामेट फॉस्फेट, सोडियम हेक्सामेट फॉस्फेट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको डिसएसोसिएट कराते हैं, और डिसएसोसिएट कराने के बाद जो भी हमारा आयन रहता है मैग्नीशियम का या कैल्शियम का, उसके साथ इसको रिएक्ट करा देते हैं। सबसे पहले हम लोग इसको डिसएसोसिएट कराएंगे तो बनेगा 2Na प्लस Na4P6O12 होल ट्वाइस माइनस, क्योंकि यहाँ पे 2Na प्लस था तो यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको रिएक्ट करा देते हैं कैल्शियम या मैग्नीशियम। M क्या दिखा रहा है? M दिखा रहा है कैल्शियम या मैग्नीशियम। इसके साथ हम लोग रिएक्ट करा देते हैं Na4P6O18 टू होल ट्वाइस माइनस। ठीक है, सो रिएक्ट करने के बाद क्या बन जाता है यहाँ पे, ओके 2 सोडियम, ये तो उतना ही रहेगा ना, ओके Na4P6O18 होल ट्वाइस माइनस। ये रिएक्ट करने के बाद बन जाता है Na2MP6O18 होल ट्वाइस माइनस। M क्या है? कैल्शियम या मैग्नीशियम, और 2 Na प्लस आयन बाहर निकल जाते हैं, तो सोडियम आयन यहाँ पे बाहर रिलीज हो जाता है और Mg2 प्लस
और Ca2+ जो भी हो वो इसके सॉल्यूशन में रह जाते हैं, ठीक है। और इससे जो सॉफ्ट वाटर होता है वो हमें अलग से मिल जाता है, ठीक है। ये था कैलगन्स मेथड। तो रिएक्शन याद रखना, आपको एग्जाम में लिखने आ सकता है। ओके, थर्ड आता है आयन एक्सचेंज मेथड। बस ये लास्ट टॉपिक चल रहा है, इसके बाद एक और मेथड है, फिर आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। आयन एक्सचेंज मेथड। अब आयन एक्सचेंज मेथड क्या है, इसमें हम लोग हेल्प ले, इस प्रोसेस का दूसरा नाम भी है, एक है परम्यूटेड प्रोसेस और एक है जियोलाइट प्रोसेस, ठीक है। इस मेथड का दूसरा नाम है जियोलाइट प्रोसेस और एक है परम्यूटेड प्रोसेस। तो ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में आपको परम्यूटेड प्रोसेस से ही आएगा, तो वहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ये कौन सा प्रोसेस है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो इसके दूसरे नाम भी होते हैं। इसमें हम लोग हेल्प लेते हैं सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट की, ठीक है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है NaAlSiO4, बट इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं NaZ, बात खत्म, ठीक है। शॉर्टकट में हम लोग इसको लिखते हैं NaZ। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, NaZ को रिएक्ट कराते हैं M2+ के साथ। अब M2+ क्या हो सकता है, Ca हो सकता है, Mg हो सकता है। इसके साथ रिएक्ट कराने के बाद हमें मिल जाता है NaZ ऑलरेडी है ना, तो हमें मिल जाता है Mz2+2Na+। Mz2 क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे +2 का चार्ज है, तो Z के साथ रिएक्ट किया तो 2 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मिला 2Na+, ठीक है। तो इसकी वजह से जो वाटर होता है वो उसकी हार्डनेस चली जाती है। दूसरा देख लो, दूसरा क्या है यहाँ पे Mz2+2NaCl। सॉल्ट के साथ इसको रिएक्ट करा दोगे तो आपको मिल जाएगा 2NaZ+MCl2, ठीक है। क्लोराइड सोल्यूशन के साथ बाद में हम लोग इसको ट्रीट करते हैं ताकि जो भी बची खुची इंप्योरिटी हो, बची खुची हार्डनेस हो, वो एकदम से रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे Cl2 आयन मैग्नीशियम या कैल्शियम के साथ बाहर निकल जाता है, ठीक है। समझ में आया। सबसे पहले हमने सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को, सबसे पहले हम लोगों ने सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ हमने रिएक्ट कराया। यहाँ पे जो भी हार्ड वाटर था उसके साथ हमने रिएक्ट कराया तो बना Mz2। Z क्या है, अब Z है ये AlSiO4, ठीक, Z वो है। 2Na+ मिला, M क्या है, कैल्शियम या मैग्नीशियम। फिर उसके बाद जो Mz2 था उसको हमने रिएक्ट कराया सॉल्ट के साथ, क्यों, ताकि बची खुची फिल्ट्रेशन भी हो जाए। तो रिएक्ट कराने के बाद मिला 2NaZ+MCl2, ठीक है। चलो लास्ट मेथड देखते हैं जिसका नाम है सिंथेटिक रेजिन मेथड। तो सिंथेटिक रेजिन मेथड बहुत ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, देखते हैं। सबसे पहले इसमें होता है कटायन एक्सचेंज रेजिन। रेजिन एक जाइंट मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, एक जाइंट मॉलिक्यूल होता है। और कटायन एक्सचेंज रेजिन में हम लोग वो मॉलिक्यूल लेते हैं जो COOH ग्रुप को कंटेन करे। तो 2R क्या है, एक रेजिन का जाइंट मॉलिक्यूल। आपको उसमें फॉर्मूला दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, RSO3H, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं, ऐसा लिखोगे चलेगा। 2RCOOH। अगर हम इसको रिएक्ट कराएं Ca2+ के साथ तो ये हमें देता है RCOO+Ca+2H+। तो हमें वाटर का यहाँ पे कटायन मिल गया, इसलिए इसको बोलते हैं कटायन एक्सचेंज रेजिन। अच्छा, यहाँ पे हम लोग इसको इससे भी रिएक्ट करा सकते थे, Mg2+ से भी, है ना। तो हमें क्या मिलता, हमें मिलता RCOO2Mg+2H+, सेम कहानी होती, ठीक है। मैग्नीशियम से कराते तो भी हमें H+ आयन कटायन मिलता। अब नेक्स्ट आता है एनायन एक्सचेंज रेजिन। ये कंटेन करता है जाइंट मॉलिक्यूल्स जो कि अमाइंस से डिराइव्ड होते हैं। अब डिराइव क्या होता है, डिराइव्ड आपको समझेगा जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे थोड़ी सी, ठीक है। फिलहाल समझ लो, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है RNH3OH-। तो RNH3OH- को जब हम लोग क्लोरीन या फिर सल्फेट किसी के साथ अगर हम रिएक्ट कराते हैं तो हमें मिलता है RNH3Cl और OH-। अब ये हमें मिल गया एनायन। फिर H+ और OH- मिलकर न्यूट्रलाइज होते हैं और हमें मिल जाता है H2O प्योर फॉर्म में। और ये मेथड ज़्यादा इफेक्टिव है एज कंपेयर टू परम्यूटेड प्रोसेस या जियोलाइट प्रोसेस या फिर आयन एक्सचेंज मेथड। उसमें हम लोग जियोलाइट ऐड करके करते थे। जियोलाइट बोले तो अरे वही यार, NaZ उसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि इसको हम लोग सोडियम जियोलाइट बोलते हैं। अब Z कौन है, अरे NaAlSiO4। AlSi4 क्या है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, है ना। तो इसको हम लोग जियोलाइट बोलते हैं, इसलिए इसका पूरा नाम है सोडियम जियोलाइट। तो इसमें हम लोग जियोलाइट से करते हैं, बट फिर भी उससे ज़्यादा इफेक्टिव ये वाला प्रोसेस है, सिंथेटिक रेजिन मेथड। इसमें सबसे पहले हम लोग कटायन एक्सचेंज रेजिन में 2H+ आयन ऑब्टेन करते हैं, कटायन ऑब्टेन करते हैं, और फिर एनायन एक्सचेंज रेजिन में हम लोग एनायन ऑब्टेन करते हैं। ऑब्टेन कराने के बाद दोनों को न्यूट्रलाइज करा के हमें मिल जाता है वाटर लिक्विड के फॉर्म में, ठीक है। तो ये यहीं तक था आपका हाइड्रोजन चैप्टर। हाइड्रोजन चैप्टर में लगभग सारी चीज़ें कवर हो चुकी है। अब 2-3 पॉइंट छूट गए हो तो NCERT रिफर कर लेना, समझ जाएगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ना समझे तो कमेंट कर देना। अगले लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे लिथियम से, ठीक। S ब्लॉक एलिमेंट जो बच गए बाकी सारे हाइड्रोजन के अलावा, उनकी बातें हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।